Welcome to lecture number 1 of kinematics, and let's start our new journey of JEE 2027 from this lecture. Okay, ठीक है. तो ओरिएंटेशन सेशन देख लेना बच्चों, है ना. जिनको भी डाउट है कि भैया कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे स्पोर्ट्स में या जो भी है, वो पीछे वाला जो ओरिएंटेशन सेशन है जो कि मैंने कल अपलोड किया था, उनको एक बार आप देख लेना. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरे सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है. JEE 2000 मैंने वो 2026 के लिए अपलोड किए थे. एंड वो एक्चुअली वो जो कोर्स था बच्चे, वो 4 महीने का पेड बैच वाला कोर्स था, जिसमें 4 महीने में मैंने पूरी 11th कवर की है. तो उसमें मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी है. डिटेलिंग इन द सेंस कि हमने बहुत अच्छे कुछ सवाल किए उसमें, पर बेसिक्स में जो होता है ना कि बेसिक्स में काफ़ी टाइम दिया है और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली लेवल रेस किया है, वैसे नहीं हुआ है. वहाँ पे एकदम से बेसिक, फिर एकदम से लेवल अप क्वेश्चंस ऐसे हुआ है. ठीक है. तो जो बच्चे नए हैं JEE 2027 वाले, उनको वो प्लेलिस्ट देखने में दिक्कत आ सकती है. ठीक है. इसी वजह से मैं एक ये न्यू प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, और ये जो प्लेलिस्ट होगी यही फिर हमारी पूरे चैनल के लिए चलेगी हमेशा के लिए. ठीक है. ओके. क्योंकि इसमें हम पूरी डिटेलिंग से पढ़ेंगे. ठीक है. फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक टू वेरी वेरी एडवांस्ड. ओके. ठीक है. और आई गेस आपने HC वर्मा और हेरोडो अपने पास रख ली होगी. ठीक है. उसी से आपको होमवर्क मिला करेगा. ठीक है बच्चों. चलो शुरू करेंगे हम. शुरू करें. चलो लेट्स स्टार्ट विथ काइनेमैटिक्स. देखो बच्चों, मेजरली ना हम काइनेमैटिक्स में, देखो काइनेमैटिक्स में हम 3 सेक्शन पढ़ेंगे. मैं आपको पहले बता दूं. ठीक है. काइनेमैटिक्स में हमारे 3 सेक्शंस होने वाले हैं. एक होगा आपका 1D, एक होगा आपका 2D, और तीसरा होगा आपका बच्चे रिलेटिव. ठीक है. काइनेमैटिक्स इन 1 डायमेंशन, काइनेमैटिक्स इन 2 डायमेंशन एंड रिलेटिव मोशन. ठीक है बच्चे. ये तीनों आपके ऐसे बनते हैं, काइनेमैटिक्स 1D एंड 2D. ठीक है. ये दोनों आपके 2D में ही आते हैं एक्चुअली. ये दोनों आपके 2D में इंक्लूडेड होते हैं और 1D आपका अलग से है. ठीक है. ठीक है बच्चे. चलो इतनी बात समझ आ गया एवरीवन सबको, है ना. ठीक है. सबसे पहले मतलब समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय काइनेमैटिक्स. ठीक है. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग. व्हाट डू वी मीन बाय काइनेमैटिक्स. जब मैं कह रहा हूँ कि यार काइनेमैटिक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, राइट. सबसे पहले इस वर्ड का हमें मतलब समझ आना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय काइनेमैटिक्स. ठीक है. तो बच्चे इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन. राइट. कि मोशन कैसे हो रहा है, मतलब हवा में कैसी बॉल चल रही है, मतलब समझ गए आप, है ना. ठीक है. स्टडी ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, काइनेमैटिक्स बोलते हैं. बट वन थिंग, विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज, मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी अभी समझेगा. ठीक है. समझेगा. अभी ध्यान से सुनो. स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज. कि ठीक है, हमें पता है कि यार ये जो मेरा पार्टिकल है ये राइट में एक्सेलरेट कर रहा है, बट हो सकता है कि यार उसके पीछे कोई ना कोई एक फोर्स लगी हो तभी वो एक्सेलरेट कर रहा हो. बात समझ आ रही है. जैसे आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा बच्चे, कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल देखो ज़रा. और जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, प्यारा सा एग्जाम्पल दूँ. देखो काइनेमैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ. देखो जैसे बच्चे फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका एक ग्राउंड है. ठीक है. कोई भी फ्रिक्शन नहीं है इस ग्राउंड में, और ये ब्लॉक पड़ा हुआ है. ठीक है. बहुत आई गेस बहुत बेसिक सी बात है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में ना. अच्छा बच्चे, अगर मैं बोलूँ कि यार ये इसका मास कैपिटल M है, ठीक है, और मैंने इस पर राइट की तरफ F की फोर्स लगा दी है. लेट्स से F0 की कोई फोर्स लगा दी, कांस्टेंट फोर्स है. ठीक है. तो आपको पता है कि ये क्या होगा, ये ब्लॉक राइट की तरफ एक्सेलरेट करता है. ये सब बच्चों को पता है ना. अच्छा, और कितना एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है, आपको इक्वेशन याद है वाली न्यूटन की, F0 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू M है. याद आ गया ना. ठीक है. तो एक्सेलरेशन जो होगा बच्चे, वो किसके बराबर होगा, आपका F0 बाय M के. ठीक है. तो काइनेमैटिक्स में हम ये डील करेंगे कि यार इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, है ना, ये कितना डिस्प्लेस करेगा, वो सब हम डील करेंगे. हम इस फोर्स को नहीं पूछेंगे कि यार ये फोर्स, मतलब हमें पता होगा पीछे ना पीछे, हमें पता होगा कि यार अगर ये पार्टिकल मेरा राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब कोई ना कोई फोर्स होगी. समझ आ गई बात. बट हम उस फोर्स को डील नहीं करेंगे, हम उस फोर्स को सॉल्व नहीं करेंगे, हम उस फोर्स को जानना नहीं चाहेंगे कि ये फोर्स कैसी लग रही है, क्यों लग रही है, कौन से नेचर की है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव, हमें कोई मतलब नहीं है उससे. सिंपल बस इतना पता है कि यार अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो बस हमें उसी को डील करना है, उसी को स्टडी करना है. तो इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, काइनेमैटिक्स. अगर मैं इसी में बच्चे, इसी में अगर मैं फोर्स को भी स्टडी करने लग जाऊँ तो वो हमारा न्यूटन लॉज में आता है. समझ आ गई बात. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे बच्चे कि ये जो चीज़ है ये एक्सेलरेट तो कर रही है, अब हमें पता चल गया काइनेमैटिक्स पढ़ने के बाद, बट क्यों कर रही है वो हम न्यूटन लॉज में पढ़ेंगे. समझ आ गई बात. अभी के लिए आपको बिल्कुल फ्री माइंड से रहना है कि ठीक है भैया एक्सेलरेट कर रही है, हमने मान लिया, क्यों हो रहा है अभी ये हमें नहीं जानना है. बात सिंपल. ओके. आई गेस इतनी बात सबको सिंपल आ गई है ना बच्चे. ठीक है. ओके. तो ये जो हमारी स्टडी है इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स. ठीक है बच्चे. एक सेकंड लेना ज़रा यार. ठीक है. ओके. इतनी बात आएगी, सभी बच्चों को समझ आ गई है ना. ठीक है.
सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो बच्चे अभी हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना, पार्टिकल फिजिक्स होती है, समझते हैं ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल फिजिक्स एंड कंप्लीटली रिजिड बॉडी फिजिक्स। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट, ध्यान से देखिए। जैसे बच्चे देख, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके डायमेंशंस को आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, लेंथ ब्रेथ हाइट नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है बच्चे, हम उसको क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल, ठीक है, ऑफ नेग्लिजिबल साइज। यू कैन इजीली से कि भैया जो हमारा पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल देखो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ एक बार आपको, देखो पार्टिकल क्या होता है बच्चे, इसका नेग्लिजिबल साइज होता है। क्या होता है इसका नेग्लिजिबल साइज। नेग्लिजिबल मतलब समझ गए कि उसका साइज को हम नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, नेग्लिजिबल साइज। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, है ना, ये होता है हमारा पार्टिकल। और आप समझिए कि भैया अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे पे ना एक पॉइंट पार्टिकल है, ये जो मैं मासेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बच्चों जो भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे बिफोर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, उसमें हम अपने, मैं पहली अजम्पशन बता रहा हूँ, ठीक है, अजम्पशन है सारी, ठीक है। एक्चुअली बच्चे रियल लाइफ में इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। बात समझ आ गई, ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे पार्टिकल का, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम थोड़ा सा सिंपलर वे में फिजिक्स को पढ़ पाए, ठीक है। क्योंकि बच्चे अगर मैं बात करूँ यार कि जो हमारी एक्चुअल फिजिक्स होती है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया एक रॉड है, ध्यान से सुनते रहे ना, एक रॉड है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चे, बहुत चीज़ होती है, एक टॉर्क आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है, बहुत हज़ारों चीज़ें होती है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए उसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए अभी स्टार्टिंग हम पार्टिकल फिजिक्स से पढ़ते हैं, देन धीरे धीरे ग्रेजुअली वी विल गो टू और रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ठीक है, जहाँ पे हम एक्चुअल में रिजिड बॉडीज को डील करेंगे। अभी बच्चे जितने भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, जितनी भी, समझ आ रही है बात, जितने भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे सारे जो पॉइंट मासेज होगी वो हमारे पार्टिकल होगी, ठीक है, समझ के बात। और पार्टिकल आप समझिए कि ये क्या होगा, इसका जो साइज होता है क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसका जो साइज होता है भैया वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर, है ना, ठीक है, ओके। और नेग्लिजिबल साइज का मतलब बच्चे क्या है कि इसके स्मॉलर डायमेंशन होते हैं, वेरी स्मॉल डायमेंशन, समझ के, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसके वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल डायमेंशंस। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बताइए, इतनी बात समझ आ गई सबको, है ना। पार्टिकल फिजिक्स आप समझिए कि भैया पार्टिकल फिजिक्स में क्या होगा, हम इन्हीं पॉइंट मासेस को, जैसे मैं बोलूँ यार कि पॉइंट मासेस क्या होगा, पॉइंट मास मतलब जैसे एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है, आपको ऐसा बोला जाएगा पार्टिकल हैविंग अ मास m। तो आप समझिए कि भैया हमें क्या करना है, एक ऐसे पार्टिकल बनाना है, डॉट दिख रहा है आपको, ये डॉट, और इसको मास m दे देना है, बस सिंपल एज दैट। और इस पर हम फिर प्रोजेक्टाइल कराएंगे, इसको ऐसे फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे, नीचे फेंकेंगे, जो करना है करेंगे। समझ आ गई बात, ठीक है बच्चों, ओके, आई गेस इतनी बात आपको समझ आ गई है ना, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स होती है हमारी, क्या होती है, पार्टिकल फिजिक्स होती है। आई गेस इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है बच्चे, ओके, चलो, ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार कोई भी अगर एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो पार्टिकल में अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर मेरे को इसको पार्टिकल में कन्वर्ट करना है कि यार रिजिड बॉडी मेरी पार्टिकल जैसा बिहेव करे या पार्टिकल बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, बताओ ज़रा, क्या करना पड़ेगा, इसका साइज़ को, इन शॉर्ट उसके डायमेंशंस को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। साइज़ को कितना छोटा करना पड़ेगा, इतना छोटा करना पड़ेगा कि मेरे को नेग्लिजिबल लगे, मतलब ना के बराबर साइज़ लगे। बात समझ आ गई बच्चे, ठीक है। तो ये होगा कि अगर आपको किसी भी बॉडी को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, जैसे अगर मैं किसी भी रॉड को अगर मैं पार्टिकल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके डायमेंशंस को बहुत छोटा कर दूंगा। समझ आ गई बात। अगर मेरे को इस रॉड को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, राइट, देखो, इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट दिस रॉड, इफ़ वी वांट to convert this in particle, राइट, अगर मेरे को इसको पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल डू कि मेक इट्स डायमेंशन वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है बच्चे, मतलब इसके जो ये है ना लेंथ, ये इसकी जो विड्थ है और इसकी जो लेंथ है, ये L0 और ये B, ठीक है। तो अगर आप इस L0 और B को नेग्लिजिबल कर दो, बहुत ज़्यादा छोटा कर दोगे, तो आपको समझ आ गया कि भैया
है ना, फिर तो क्या ही हो जाएगा यार, ये जो L नॉट को अगर आप छोटा करोगे तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, समझ गए ना, ये ऐसे ऐसे छोटा होने लग जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। अगर आपने इसकी थिकनेस को भी छोटा कर दिया फिर तो ये बहुत पॉइंट जैसा बन जाएगा, और वही तो है हमारा पार्टिकल, उसी को हम पार्टिकल बोल रहे हैं। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? एक बार मैं चेक कर लूँ, वॉइस आ रही है ना मेरी? हाँ ठीक है, इतनी बात डन है बच्चों सबको? आई गेस इतनी बात सभी बच्चों को अच्छे से डन होगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है बात, है ना? ठीक है, ओके। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब से ना, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अब हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आगे मैं कभी नहीं बताऊंगा कि यार आपको ना ऑटोमेटिकली एग्जाम्पशन लेने, जब तक हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स चैप्टर, रोटेशनल मोशन जब तक हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, तब तक बच्चे आपको क्या एग्जाम्पशन लेने कि हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हो क्या है, हमारी पार्टिकल फिजिक्स है। आगे से मैं नहीं बताऊंगा, आपको अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली रखना है। अब हम जो आगे फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो पूरा पार्टिकल को कंज्यूम मान के कर रहे हैं कि जितनी भी बॉडीज हमारी वो सारी क्या है, पार्टिकल है। समझ आ गई बात बच्चे? ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है सबको? चलो ओके, डन है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको चलो अपने स्टाइल में पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है? देखिए, ठीक है, सारे पार्टिकल्स आप ध्यान रखना, सारे पार्टिकल्स हैं, ओके। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा हुआ है? फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, चलो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ आपको, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग फिजिक्स। देखिए ध्यान से देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे बच्चों देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के, जिस भी फ्रेम के ऊपर बैठ के मैं अपने पार्टिकल को ऑब्जर्व करूँ, मैं अपनी फिजिक्स देख रहा हूँ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि यार वो जो जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ वो है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आ गई बात? ठीक है, ओके। चलिए एक बार समझते हैं इसको, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे देखो एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे मैं एक काम करूँ, ये मेरा ग्राउंड है, ध्यान से सुनना, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, और ये मेरा एक ऐसे बंदा खड़ा हुआ है इस ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, एक बंदा ऐसे ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है, और यहाँ पे मेरी ऐसे ट्रॉली मान लो, है ना, एक ट्रॉली टाइप है बच्चे, ऐसे देखो एक ट्रॉली टाइप ऐसे है, ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक ट्रॉली टाइप ऐसे बच्चे, ठीक है, और ये जो ट्रॉली है आपकी ट्रॉली, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, ध्यान से सुन रहे हैं ना बस, ये जो ट्रॉली आपकी लेफ्ट की तरफ जा रही है, और ये बंदा ना ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है इसको, इस ट्रॉली को ये बंदा ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है। रुको मैं ऐसे दिखा दूँ, देखो रुको एक सेकंड, मैं इस बंदे को वापस बना लूँ। देखो क्या है बच्चे, एक ये बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, ओके, और क्या है बच्चे, देख एक ऐसे ट्रॉली टाइप ऑफ है, दिखाता हूँ, देखो देख ज़रा, ऐसे है ना बच्चे, क्या है देख, अब क्या दो बंदे, एक तो ये मैन नंबर 1 और ये मैन नंबर 2 है बच्चे, ठीक है, ये मैन नंबर 2 है मेरा, ओके। और यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा ऑफ मास m, खैर उनमें मास से अभी मतलब नहीं है, बस एक कोई पार्टिकल पड़ा है, यू कैन अज्यूम लाइक कोई पार्टिकल पड़ा है, ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है बात? इतनी बात डन है ना बच्चे? ठीक है। अच्छा मेरे को बात बता, अगर मैं कहूँ कि यार चल ठीक है, ये ब्लॉक ना मेरा मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं अगर आपको ऐसे बोलूँ कि यार ये जो ब्लॉक है ना मेरा, मतलब अगर ये मैन नंबर 2 जो देख रहा है, मैन नंबर 2 ये देख रहा है कि भैया जो ब्लॉक है ये स्लिप नहीं हो रहा है, समझ गया ना कि एक्चुअल केस में ये स्लिप हो सकता है, ठीक है। ये चलिए एक एग्जाम्पल, तो एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, रुको, ये तो खैर थोड़ा सा अजीब एग्जाम्पल हो गया, इससे थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं सोच के बताता हूँ आपको। देखो लिफ्ट देखिए आपने, लिफ्ट है ना, एक जो लोग गांव में हैं तो उन लोगों ने आई गेस इतनी ज़्यादा नहीं देखी होगी, बट जो लोग शहर में रहते हैं उन लोगों ने देखी होगी बच्चों, है ना। तो लिफ्ट में क्या होता है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर हम फटाफट निकलते हैं ना, ऐसा होता है ना। तो अगर मैं कहूँ बच्चे कि ये जो मेरी पूरी लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ओके, ये लिफ्ट मेरी ऊपर की तरफ जा रही है, हमें नहीं पता वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ कि जा रही है, ठीक है। तो मेरे को बात बताओ, क्या ब्लॉक भी ऊपर जा रहा होगा? ऑब्वियसली सर, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने लिफ्ट में ब्लॉक रखा, आप ऊपर जा रहे हो, ब्लॉक के नीचे चला, ब्लॉक के नीचे रह गया, ऐसा थोड़ी होता है, दोनों साथ में ऊपर जाएंगे ना, मैन नंबर 2 और ब्लॉक दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, बात समझ आ रही है? ठीक है। और मैन नंबर 1 जो है बच्चा, मैन नंबर 1 जो है वो क्या है, मैन नंबर 1 तो भैया ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, वो बस देख रहा है उन दोनों को, ये ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है ना, जैसे मॉल्स वगैरह में होती है ना, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, होटल वगैरह में होती है, अच्छे होटल जो होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंट लिफ्ट होती है, समझ गई बात? तो बाहर का अंदर, अंदर का बाहर दिखता है, समझ गए? ठीक है, तो ये भी ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, और ये जो मैन नंबर 1 है, मैन नंबर 2 को और ब्लॉक को दोनों को देख रहा है। तो इस मैन नंबर 1 को क्या दिख रहा है बच्चा, कि जो ब्लॉक है और मैन नंबर 2 है ये क्या है बच्चा, जो ब्लॉक है और ये मैन नंबर 2 है क्या है, ऊपर जा रहे हैं, समझ आ गई बात? ठीक है, ओके। तो अगर मैं पूछूँ कि मैन नंबर 1 के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान से सुनते रहना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर 1,
तो क्या बोलोगे कि भैया ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या है, मतलब जहाँ पे खड़े होकर मैं अपने फिजिक्स को देख रहा हूँ, मैं अपने मोशन को देख रहा हूँ, क्या होगा वो? ग्राउंड। समझ गया की बात है ना? मैं कहाँ पे खड़े होकर पूरी फिजिक्स को देख रहा हूँ? ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा हूँ ना, मैन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में। बस समझ आ गई बात बच्चे? ये मेरा मैन नंबर 1 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़े होकर अपने पूरे मोशन को डील कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आ गई? अगर आपसे यही पूछो कि व्हाट इज़ माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर मैन नंबर 2, देखिए आपसे यही सवाल पूछो, व्हाट इज़ माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर मैन नंबर 2, तो क्या बोलोगे बच्चे इसको? एलिवेटर और लिफ्ट जो भी है, ठीक है, एलिवेटर या लिफ्ट। बात समझ आई क्या बच्चों सबको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताइए ज़रा फटाफट, बताइए बताइए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बात समझ आई आपको सबको? चलिए इसमें और एक चीज़ नोटिस करते हैं बच्चों, देखो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे ना बच्चे हमारा मोशन भी अलग अलग होता है। क्या क्या कहना चाहा मैं कि भैया देखो, जैसे मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला तो मेरा जो मोशन मेरे को दिखेगा वो अलग हो जाएगा। क्यों होगा? ज़रा ध्यान से देखना बच्चे, एक चीज़ ज़रा नोटिस करना, ध्यान से देखना बच्चे। जब मैन नंबर 1 इसको देख रहा है, इस एलिवेटर को देख रहा है, तो इसमें ऐसा क्या लग रहा है कि यार मैन नंबर 2 ऊपर जा रहा है और ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, ऐसे लगेगा, है ना? कोई फिजिक्स नहीं लगा रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ ऐसे, जो आपने रियल लाइफ में देखा होगा, ठीक है। अच्छा, और बच्चे मेरे को बात बता, जब मैं मैन नंबर 2 हूँ, मतलब जब मैं मैन नंबर 2 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो मेरे को क्या लगेगा कि भाई जो ब्लॉक है मेरा ये रेस्ट पे जा रहा है, मतलब ब्लॉक जो है वो कहीं मूव थोड़ी कर रहा है, क्योंकि देख मैन नंबर 2 भी ऊपर जा रहा है, ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, तो मैन नंबर 2 को ऐसा दिखेगा कि यार ये जो ब्लॉक है ये कहीं जा ही नहीं रहा है। यार मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने लिफ्ट में, जैसे आप लोग जाते हो ना, जैसे आप गए होगे कभी लिफ्ट में, आप गए होगे है ना, आपने अपने सूट केसेस रख रखे हैं, ठीक है, और आप भी अंदर हो लिफ्ट के, तो आपको क्या दिखता है कि सूट केस क्या ऊपर नीचे जा रहा है? ऑब्वियसली नहीं, आप ऐसा दिखता है ना कि यार मैं भी रेस्ट पे हूँ, सूट केस भी रेस्ट पे है, ऐसे लगता है आपको? बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, पर अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है और वो आपको देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि यार सूटकेस नीचे आ रहा है और आप भी नीचे आ रहे हो, या आप ऊपर जा रहे हो तो सूटकेस भी ऊपर जा रहा है। बात समझ आ गई? तो भैया डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने पे, ठीक है बच्चे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने पे हमारा मोशन भी हमें अलग अलग दिखता है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? अभी इनके एक्सप्रेशंस पे नहीं जा रहा मैं कि क्या क्या दिखेगा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, अभी बस मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का आइडिया दे रहा हूँ। बात समझ आ गई बच्चे एवरीवन सबको? है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहाँ पे बैठ के मैं अपने पूरे मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? अब ज़रा फटाफट बताइए, इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों सबको? डाइजेस्ट कर लो एक बार ज़रा, टेक योर टाइम, 1-2 मिनट ले लो आराम से, सोचो ज़रा आराम से, डाइजेस्ट कर लो इसको। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ा जाएगा? क्लियर है ना? ठीक है, ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए इतनी बात है कि सभी बच्चों को समझ आ गया ना? अच्छा बच्चों, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। या तो मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तो नॉन इनर्शियल, ठीक है। आप इसका मतलब समझते हैं, एक्चुअली एनएलएम में होता है, बट मैं आपको यहीं पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। आपको अभी मैं बता रहा हूँ ताकि ना आप लोग अभी से ही मैच्योर हो जाओ काफ़ी इस टॉपिक्स में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर देना बच्चे, ठीक है। क्या लिखोगे देखो कि भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो मेरे दो प्रकार के होते हैं, समझेगा इसको, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है बच्चे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चे? मेरे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आपको याद रखना है? एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझिए कि भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहाँ पे बैठ के मैं अपने पूरे मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो मेरा क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे यहाँ पे देखो मैन नंबर 2 कहाँ पे था? एलिवेटर के अंदर था, तो मैन नंबर 2 का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? एलिवेटर हो गया, है ना। मैन नंबर 1 कहाँ पे था? ग्राउंड पे खड़ा है, तो मैन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? ग्राउंड मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। अब दो प्रकार के बच्चे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, या तो मेरा इनर्शियल होगा या तो मेरा नॉन इनर्शियल होगा। इज दिस थिंग क्लियर? या तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा या तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, या तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा या तो बच्चे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। आप जरा समझते हैं कि भैया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फ़र्क क्या है, ठीक है बच्चे। जब भी मैं, जैसे आपको पता है कि यार आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आ गया ना, जैसे बच्चे अगर मैं आपको बोलूँ अभी कि यार ये जो मेरा लिफ्ट है ना, देखो देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि यार जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरी अगर लिफ्ट है, अगर ये मेरी ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, मतलब आप समझिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि भैया कांस्टेंट वेलोसिटी का ये मतलब है कि उसका जो स्पीड है, राइट, मतलब उसकी जो, जैसे वी नॉट अगर मैं बोल दूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं वी नॉट बोल दूँ, बात समझ आ गई। अभी आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं पता, मैंने नहीं बताया, बट थोड़ा सा आपको आइडिया होगा ना कि वी वेक्टर ए वेक्टर क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों? व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग, ध्यान से सुनो, व्हेन वी आर observing or particle while
sitting on a frame which is either at rest, which is either at rest or moving with constant velocity. बच्चों ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड नहीं बोला है, क्या बोला है? कांस्टेंट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बात समझ आ गई? ठीक है। क्या होता है बच्चे, जब भी मैं अपने पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अपनी फिजिक्स को देख रहा हूँ, कहाँ पे बैठ के? ऐसी फ्रेम पे बैठ के, या तो वो फ्रेम रेस्ट पे हो, जैसे भैया आपने बताया कि यार मैन नंबर 1 जो है, देखो बच्चों, जो मैन नंबर 1 है बच्चा, वो कहाँ है? ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड रेस्ट पे है, ठीक है। एक्चुअली वो बात अलग है कि हाँ अर्थ रोटेट करती है, उसका सूडो आता है, और भी चीज़ें होती है, बट हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं बच्चा, वरना हमारा तो कॉम्प्लेक्स बहुत केस बन जाएगा ना। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो ग्राउंड है हमारा, वो क्या है? हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों इनर्शियल होगा? क्योंकि भैया हम अज्यूम करते हैं कि ग्राउंड जो वो रेस्ट पे है, बट ऐसा होता तो है नहीं भैया, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि ग्राउंड रेस्ट पे थोड़ी होता है, मूव करती है ना, अर्थ रोटेट करती है। समझ आ गई बात? इज दिस इन क्लियर एवरीवन? और अर्थ क्या होती है? सन के अराउंड भी मूव करती है ना, आपको समझ आ गया? रेवोल्यूशन, और आपने जो भी पढ़ा होगा है ना जूनियर क्लासेस में, रेवोल्यूशन रोटेशन आई गेस आपको समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो अर्थ भी जो बच्चे परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है, हम अज्यूम करते हैं कि इट्स एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ आ गई? ठीक है भैया। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? आपने बताया कि कभी भी अगर मैं ऐसी फ्रेम पे बैठा हूँ, या तो वो रेस्ट पे है, जैसे ऑब्जर्वर नंबर 1 को देखो, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करिए, ऑब्जर्वर नंबर 2 को देखो। बात समझ आ गई? तो ये अब देखो बच्चे, इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक काम करता हूँ, रुको, मैं ना इसको अभी हटाओ, मैं ना इसके 2 केसेस बनाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना बच्चे, मैं ना इसके 2 केसेस बनाता हूँ, सुनते रहिएगा ज़रा, ठीक है। ओके, और एक बार मैं ज़रा नॉन इनर्शियल की भी डेफिनेशन लिखवा दूँ, फिर दोनों को अच्छे से समझेंगे बारीकी से, ठीक है बच्चे। व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग, रुको मैं ना ये कॉपी कर लेता हूँ, रुको इसको ना 3 लाइन कॉपी कर लेता हूँ, फालतू में टाइम बचेगा, ठीक है। फ्रेम विच इज़ आइदर एट, विच इज़ मूविंग विथ एक्सेलरेशन, यू कैन से विच इज़ एक्सेलरेटिंग, मतलब उस फ्रेम पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जैसे सबसे पहले अब एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, प्यार से एग्जांपल से। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं प्यार सा, उसी केस को देखेगा ना जो ऊपर देखा था हमने, इसी केस को देखेगा, ध्यान से देखिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है बच्चे। ओके, देखिए एग्जांपल देखते इसका। ओके, अच्छा एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार ज़रा ये देख लो, आपको पता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है भैया? कि अगर जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये जो एलिवेटर है, ये जो लिफ्ट है, ये ऊपर की तरफ किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से जा रहा है, और ये कांस्टेंट है, समझते बच्चे? ये कांस्टेंट है ना। आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में कि भैया अगर कोई भी वेक्टर, वी वेक्टर होता है ना, वेलोसिटी वेक्टर होता है, अगर वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों सेम हो, बदले ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, एलिवेटर के केस में क्या है कि भैया v0 कांस्टेंट का मतलब इसकी वेलोसिटी, एलिवेटर की वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि एलिवेटर की जो डायरेक्शन है वो भी बदल नहीं रही, और जो उसकी स्पीड है जिससे ऊपर जा रहा है वो भी नहीं बदल रहा, ठीक है बच्चे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? अब जरा मेरे को बात बताओ, यहाँ पे चेक करो बच्चे कि कौन कौन से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन मैन नंबर 1 और मैन नंबर 2 में क्या मेरे दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? क्या दोनों नॉन इनर्शियल है, या एक इनर्शियल है, एक नॉन इनर्शियल है? अब तुम बताओ मेरे को, फटाफट 1 मिनट लो, सोचो ज़रा इसके बारे में, फटाफट 1 मिनट लीजिए बच्चों, सोचो इसके बारे में, सोचते रहिए फटाफट। बताओ ज़रा, खुद चेक करो कौन कौन से ऑब्जर्वर नंबर 1 या ऑब्जर्वर नंबर 2 में से कौन सा मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ है और कौन सा नॉन इनर्शियल है, सोचो। अच्छा चलिए देखिए, आपको इतना दिख रहा है कि भैया जो मेरा ऑब्जर्वर नंबर 1 है, राइट, वो कहाँ पे है? उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? रेस्ट पे है ना। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया जो ऑब्जर्वर नंबर 1 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑब्जर्वर नंबर 1 इज़ इनर्शियल, ऐसे लिख लेता है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑब्जर्वर नंबर 1 इज़ इनर्शियल। देख पा रहे हो बच्चों? सब बच्चे देख पा रहे हैं? क्या है बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा इनर्शियल है, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं यही बोलूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑब्जर्वर नंबर 2, तो ये क्या आएगा आपका भैया? ये भी इनर्शियल आने वाला है। क्यों इनर्शियल आएगा भैया? क्योंकि आपने बताया है सर कि अभी जहाँ पे बैठ के मैं अपने पूरे मोशन को देख रहा हूँ, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो दोनों केसेस मेरे क्या बनते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बनते हैं। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ आ गई? तो देखो ऑब्जर्वर नंबर 2 है, वो भी ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो देखो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। समझ गए? तो वो भी क्या होगा बच्चा? मेरा इनर्शियल ही होगा। बात समझ आई क्या? वो भी क्या होगा मेरे भैया? मेरा इनर्शियल ही होगा। अब जरा चलो मैं इसमें केस मॉडिफाई करता हूँ जरा, फिर तुम लोग अगेन बताना मेरे को सोच के, ठीक है बच्चा? इसका केस मॉडिफाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम लोग बताना बच्चे से मेरे को, ठीक है? ज़रा यहाँ पे देखो, देखिए मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि यार ये मेरा वी नॉट कॉन्स्टेंट नहीं है अब, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यार ये जो वी नॉट है मेरा अब ये कॉन्स्टेंट नहीं है, राइट, नॉट कॉन्स्टेंट, और यू कैन से यार ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेटिंग है, मतलब लेट्स से किसी ए नॉट एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर एक्सेलरेट करिए, पूरा एलिवेटेड है ना, ऐसे स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, फिर एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है? अब बताओ ज़रा, अब कौन सा इनर्शियल है, कौन सा नॉन इनर्शियल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बताइए ज़रा। अब मेरे को बात बताओ बच्चों, कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बताइए ज़रा फटाफट, सोच के बताओ फटाफट। ओके, तो आई गेस आपने समझ गया होगा भैया। देखो जरा ध्यान से देखना, देखो फॉर ऑब्जर्वर नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो वो तो अभी भी ग्राउंड पे खड़ा है, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? रेस्ट पे है। तो आई कैन से यार उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या है भैया? इनर्शियल है। ये आपने बता रखा है ना, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है भैया? इनर्शियल है। ठीक है बच्चों? ओके, पर अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर 2 की बात करूँ बच्चे, तो ये कितना आएगा मेरा? अब आपको पता है कि भैया अगर मैं 2 पे बैठ के देख रहा हूँ तो यार जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पे मैं 2 पे बैठा हूँ, राइट, एलिवेटर है वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, तो वो क्या है? वो एक्सेलरेट कर रहा है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या कंडीशन बनती है कि या तो मेरा फ्रेम जिस पे मैं बैठा हूँ या तो वो रेस्ट पे हो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। समझ आ गई बात, है ना? ठीक है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ पे तो भैया मूव तो कर नहीं रहा है यार, मतलब ठीक है डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मेरा, है ना? देखो कि भैया वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा ना, ऐसी वेलोसिटी आई हुई इस एलिवेटर पे ऊपर की तरफ, ठीक है, पर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मेरा जो कांस्टेंट वेलोसिटी की कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है कि भैया जो एलिवेटर है मेरा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तो जा नहीं रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर 2 क्या है मेरा? नॉन इनर्शियल है बच्चों। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर है ना? एनएलएम में आगे देखेंगे इसको, एनएलएम में आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ठीक है। अभी के लिए आपको बस इतना जानना है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चे? अभी के लिए आपको बस इससे ज़्यादा ना इससे कम कुछ नहीं जानना, ठीक है बच्चे? चलो ओके, आगे बढ़ा जाए। आर यू गाइस, एक बार ज़रा नोट कर लो इसको, नोट करने का मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लो इसको एक बार इसको। चलो एक एक मिनट मैं एक एक पेज के लिए दे देता हूँ, है ना, 1 मिनट इस पेज के लिए नोट करने के लिए ले लो, है ना, आपको नोट करने का भी मैं टाइम दे दूँगा, ठीक है बच्चे? 1 मिनट ज़रा इस पेज को नोट करने के लिए ले लो, बस 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बच्चे, ठीक है, बस 1 मिनट इस पेज को नोट कर लो आराम से, या तो एस से ले लो या तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 1 मिनट लो बच्चे। अगर जिन बच्चों ने नोट कर लिया वो स्किप कर लो बच्चा, है ना, वीडियो आगे देख लो, स्किप कर दो उसको, मतलब वो आगे करता हूँ ना 10 सेकंड टू 20 सेकंड आगे कर लो इसको। हो गया? चलिए ओके, मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो जिनसे नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट पेज, नोट्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, बट आई स्टिल वांट कि आप ना अच्छे से इसको कर लो, ठीक है। और कोई भी डाउट है बच्चों कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है आपको टाइम स्टैम्प के साथ भैया कि ये समझ नहीं आया लिख देना, ठीक है, मैं समझा दूँगा अच्छे से।
बताइए ज़रा बच्चों, हो गया? करिए ज़रा इसको फटाफट, 1 मिनट लीजिए। हो गया बच्चे? चलो एक बार इसको नोट कर लो, आखिरी पेज है, फिर आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, फटाफट 2 मिनट ले लो इसको, आराम से 2 मिनट ले लो, आराम से डाइजेस्ट करो, रिवाइज करो अच्छे से, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ना आई गेस आप सब रेडी हो अब आगे बढ़ने के लिए, कि हाँ भैया अब हम सब रेडी हैं आगे बढ़ने के। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, चलिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ और रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, आप इसको समझते हैं कि कोई कोई बॉडी रेस्ट पे और मोशन में कब होती है ना, मतलब क्या होता है उसका डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ओके, देखिए बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। अच्छा ज़रा आप ही लोग बताओ मेरे को, आप ही लोग बताओ, ठीक है, आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हो, अपने मन मन में बोलो कि कोई चीज़ रेस्ट पे आपको कब दिखती है। सोचो ज़रा कि भैया कोई चीज़ मेरे को रेस्ट पे कब दिखती है, ये सोच के मेरे को ज़रा बताओ कि भैया जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली, है ना, यही डेफिनेशन होती है रेस्ट की, कि भैया जब उस पार्टिकल की पोजीशन चेंज ना हो रही हो टाइम के चेंज होते हुए, तभी हम बोलते हैं कि रेस्ट पे है। यस और नो? कि भैया जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये लैपटॉप पड़ा है, ठीक है, अब यार टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, जैसे मैंने अभी स्टॉप वॉच स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहीं पे पड़ा हुआ है, हिल ही नहीं रहा, है ना, अब नहीं हिल रहा तो मैं क्या बोलूँगा, क्या ये रेस्ट पे है? यही डेफिनेशन होती है ना कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे है, मोशन में है। ठीक है, तो अगर मैं रेस्ट पे लिखूँ बच्चे, क्या कोई भी चीज़ रेस्ट पे कब होगा, तो रेस्ट की कंडीशन क्या होती है, देखो रेस्ट की कंडीशन क्या होती है बच्चों, कोई भी चीज़ रेस्ट पे कब होगी बच्चे, व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, when position of particle is not changing with respect to टाइम, मतलब टाइम के चेंज होते हुए अगर उस पार्टिकल की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो हम क्या बोलते हैं बच्चा, कि वो जो मेरा पार्टिकल है वो क्या है, रेस्ट पे है। अभी हम पूरा पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाय द वे ये सेम चीज़ रिजिड बॉडीज की ऑब्वियसली वैलिड है, कि अगर एक मैं बताऊँ, अगर एक रॉड पड़ी है ऐसे बड़ी सी, ठीक है, और ये पड़ी हुई है, जैसे लैपटॉप को मैंने एग्जांपल दिया, ये भी रिजिड बॉडी है, पॉइंट पार्टिकल थोड़ी है लैपटॉप, रिजिड बॉडी है ना, एक्सटेंडेड बॉडी है। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या बोला कि यार अगर लैपटॉप ये टाइम जा रहा है और ये पड़ा हुआ है यहीं पे, तो मतलब क्या बोलूँ कि लैपटॉप रेस्ट पे है, वो रिजिड हो या पार्टिकल हो, दोनों के लिए सेम चीज़ बनती है। ठीक है बच्चा, ओके, सेकंड चीज़ पे होता है ना। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं बात करूँ कि कोई भी चीज़ मोशन में, आई गेस बचपन क्लास में आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको, है ना। ओके, व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज़, यहाँ तक कर लेते हैं, व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चे, व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जुगाड़ देख लो। ठीक है, व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल बच्चे इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होता है कि भैया तो हमारा जो बॉडी है वो मोशन में है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूँ, फिर मैं आपको उसको प्रूव करूँगा। ठीक है, चलिए, ओके, स्टेटमेंट क्या है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट में। स्टेटमेंट क्या है, रेस्ट एंड मोशन वेदर माई ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, वेदर माई ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, इट
इज डिसाइडेड बाय माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको प्रूव करेगा, अभी आप स्टेटमेंट बस दिमाग में रखो, बाय माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतनी बात समझ आई क्या क्या कहा गया यहाँ पे कि यार अगर मेरे को कोई बॉडी, अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेरे को रेस्ट या मोशन करता हुआ दिखे, ठीक है, मतलब तो वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। समझेगा अभी इसको क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जैसे बच्चों इसी का एग्जांपल लेते हैं ना, प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो अभी आपको ये मैंने बताया भी एक्चुअली, बट मैं अभी आपको टॉपिक के अंदर करा रहा हूँ। देखो, अरे यार शिट, यहाँ पे क्यों रुक गया, रुको मैंने एक बार इसको वो कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बस इतना बोला कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे या मोशन में, वो किस पे डिपेंड करता है टोटली, कि मैं कहाँ से अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूँ बच्चों कि मोशन ऑफ ब्लॉक, कि अगर मैं आपसे पूछूँ ब्लॉक कैसा दिख रहा है व्हेन यू ऑब्जर्विंग फ्रॉम वन, राइट, क्या कैसे इसको इंग्लिश में कैसे लिखे, एज सीन बाय वन, राइट, क्या क्या कह सकता हूँ कि भैया जो मेरा ब्लॉक है वो क्या है, रेस्ट पे है, ब्लॉक एट रेस्ट, यही दिखता है बच्चे, है ना, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ कि सॉरी एज सीन बाय वन ब्लॉक इज मूविंग, ब्लॉक इज इन मोशन, ऐसे लिखूंगा मैं, सॉरी, वो रिस्पेक्ट टू टू पे रेस्ट पे आएगा, है ना। अगर मैं रिस्पेक्ट टू वन की बात कर रहा हूँ तो जब जैसे वन इसको देख रहा होगा तो ब्लॉक इज इन मोशन, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं एज सीन बाय टू की बात करूँ बच्चा, कि जो सेकंड वाला है वो देख रहा होगा तो कैसा लग रहा होगा उसको, तो तुम कहोगे कि भैया उसके लिए तो ये जो ब्लॉक है मेरा ये क्या होगा, रेस्ट पे होगा। एज सीन बाय टू मेरा जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक इज एट रेस्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन बच्चों? इज दिस क्लियर टू एवरीवन, है ना, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि भैया जो अगर या तो मेरा ब्लॉक मूव कर रहा हो या तो रेस्ट पे हो, वो किस पे डिपेंड करता है टोटली, कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है बच्चे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सब बताइए ज़रा सारे बच्चे, सबको बात समझ आई, यस और नो, इतनी बात, ठीक है बच्चा, ओके, चलिए इतनी बात डन है ना, ठीक है, ओके। तो आपको बस क्या लिखना है कि यार ये जो रेस्ट और मोशन जो चीज़ें हैं ना, ये किस पे डिपेंड करता है, कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसको ज़रा हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको 3 स्टार एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपकी बनती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बच्चों, चलो ओके, इतनी बात आई गेस आपकी डन हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना, ठीक है। ओके, कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं उन्हीं को बस नोट कर रहा हूँ, ठीक है, उन्हीं को आपको बस बता रहा हूँ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। पहले हम उसी की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोगों ने वेक्टर्स तो पढ़ रखा होगा, आई एम अज्यूमिंग कि आपको वेक्टर्स बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरे पेड बैच के लेक्चर्स आके देख लो, ठीक है। वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं देख रखे तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करना, ठीक है, ओके। अब जो एक ना टॉपिक मैंने कराया है एलिमेंट टेकिंग, मैं उसको 3 पार्ट में अपलोड करूँगा, 2 मैं कर चुका हूँ, एक मैं कल कर दूँगा, ठीक है। तो वो आप देख लेना, क्योंकि वो बेसिक मैथ्स का इंपॉर्टेंट सेक्शन है और उसके बिना मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि वो मैं हर चैप्टर में यूज़ करने वाला हूँ एनएलएम से। तो एनएलएम से पहले आप वो चैप्टर्स देख लेना, ठीक है बच्चे, मतलब वो 3 सेक्शन आप देख लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने डाले 1-1 घंटे के, ठीक है बच्चे। चलो शैल वी स्टार्ट बच्चों, आगे बढ़े, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो सबसे पहले अपने दिमाग में रिकॉल करो, तुमने जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा है अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बस इतना बताओ मेरे को कि भैया जूनियर क्लासेस में हमने ये पढ़ा है अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बस इतना बताओ क्या पढ़ा है बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जूनियर क्लासेस में। देखते हैं सर, ध्यान से देखिए, ये पढ़ा होगा कि भैया डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, ये पढ़ा हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, फिर ध्यान से देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चे। इज दिस इन क्लियर? ठीक। अच्छा, अब आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है भैया, एक्चुअल पाथ होता है जो कि पार्टिकल मूव करता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये होता है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, हम वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली डील कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरे को उससे मतलब नहीं है
कि वो आपको जूनियर क्लास में आपने पढ़ ही रखा है क्या एक्चुअल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब होता है, ठीक है। मैं बस इसको डायरेक्टली मैं वेक्टर फॉर्म में लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे बच्चे फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुनना, ये मेरा ऑरिजिन है ना, आपको पता है ऑरिजिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, है ना, ठीक है ओके। एंड लेट्स अज्यूम कि यार मेरा 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, पॉइंट नंबर ए, लेट्स कॉल दिस, हाँ पॉइंट नंबर ए बोल दो, एंड ये पॉइंट नंबर बी है, ठीक है। पार्टिकल इनिशियली बच्चों मेरा पॉइंट नंबर ए पे था और फाइनली मेरा पार्टिकल पॉइंट नंबर बी पे है। और कैसे चला, लेट्स अज्यूम कि यार पार्टिकल ना ऐसे ऐसे कुछ चला, ऐसे ऐसे, बात समझ आई, पार्टिकल ना ऐसे ऐसे कुछ चला, ठीक है। ऐसे देखो, कोई भी रैंडम शेप में चला होगा, कोई भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे, समझ आ गई बात बच्चे, है ना, ठीक है। तो आपको अब डिस्टेंस अगर बताना है तो भैया डिस्टेंस तो यार मतलब फिर हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको, इंटीग्रेशन से हम निकालते हैं कि भैया इसकी लेंथ मेरे को निकालनी पड़ेगी ऐसे, कि जो डी एल है, डी एल जो छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐसे चला है, ऐसे देखो छोटा 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 छोटा, है ना। जब इसको पूरा इंटीग्रेट करोगे इनिशियल टू फाइनल तो आपको ये पूरी लेंथ मिलेगी, ठीक है। बट मेरे को अभी उससे मैं इंटरेस्टेड नहीं है, अभी मेरे को बस डिस्प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालूंगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, कैसे निकालेगा इसको मैं आगे बताऊंगा। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, अब मेरे को बात बताओ, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट, ये आप ऐसे ही बता दो, जूनियर क्लास में आपने पढ़ रखा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट्स, यही होता है डिस्प्लेसमेंट, यही होगा मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट, राइट। क्लियर इतनी बात, ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो जैसे कोई भी पार्टिकल है ना, आपको पता है आपने वेक्टर में पढ़ रखा होगा कि ये जैसे पार्टिकल ए है तो ये कोई ना कोई पोजीशन पे होगा ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन, ये जो मेरा पार्टिकल ए है ये किसी ना किसी कोऑर्डिनेट पे होगा, राइट। इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कुछ होएंगे, इसके कोऑर्डिनेट कुछ ए कॉमा बी होएंगे, बात समझ आ रही है ना, ओके। तो लेट्स अज्यूम कि यार इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके कुछ x1 कॉमा y1 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चे वो कुछ आपके x2 कॉमा y2 है, ठीक है बच्चे, ठीक है ओके। तो अगर मैं इसकी पोजीशन वेक्टर की बात करूँ बच्चा, देख ज़रा, तो देख पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे हम पार्टिकल को लोकेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो अगर मैं ए पॉइंट को लोकेट करने जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा पार्टिकल इनिशियली था, तो क्या मैं इसको आर इनिशियल वेक्टर बोल दूँ, और यही मेरा आर इनिशियल वेक्टर बच्चे क्या बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज माई पोजीशन वेक्टर, है ना। ये बात आएगी आपने पढ़ रखी हुई वेक्टर्स में, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है बच्चे, ये हमें क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर बच्चे क्या बताता है हमें, पोजीशन वेक्टर कि हमें उस पार्टिकल की लोकेशन बताता है, राइट, इन वेक्टर फॉर्म उस पार्टिकल की लोकेशन बताता है कि वो पार्टिकल ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है, ठीक है, वो वेक्टर फॉर्म में बताता है हमें, ओके, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये हो गया मेरा आर इनिशियल वेक्टर, और ये क्या होगा बच्चे, मेरा आर फाइनल वेक्टर, समझ गई बात, वो आर इनिशियल वेक्टर है, ये क्या होगा बच्चे, मेरा आर फाइनल वेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, तो बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चे में कोई बात बता कि यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, और ये मेरा क्या होगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देख पा रहे हो आप कि ये देखो इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर के टेल जॉइन है, ठीक है, और रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, कैन यू गाइस सी इट। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे कि जो आर इनिशियल वेक्टर है प्लस जो मेरा एस वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू माई आर फाइनल वेक्टर, ठीक है बच्चे। तो जो एस वेक्टर आ रहा है, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बात बताओ, इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई क्या। ये बच्चे बनता है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रा मैं एक बार एक्सपैंड करके लिखता हूँ। मेरे को आर इनिशियल वेक्टर की वैल्यू पता है बच्चे, कितनी होती है आर इनिशियल वेक्टर की वैल्यू, देख दे रखे हैं ना मेरे कोऑर्डिनेट्स, देख इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है पॉइंट नंबर ए के, कितने हैं, एक्स एक्सिस में x1 और वाई एक्सिस में y1, मतलब एक एक्स कॉमा वाई आपको गिवन है। तो क्या कैन आई राइट इट लाइक दिस कि भैया ये होगा मेरा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। बताओ बच्चों ज़रा फटाफट, ऐसे ही लिखते थे, याद करो, वेक्टर्स में ऐसे ही पढ़ाया गया था आप लोगों को, है ना, ठीक है। और अगर मैं बच्चे आर फाइनल वेक्टर लिख रहा हूँ तो वो कितना होगा मेरा, ये होगा मेरा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, समझ के बात। तो नाउ इफ़ आई वांट टू राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो व्हाट आई विल बी राइटिंग इज कि भैया ये होगा मेरा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बताओ। ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट, ये बना मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना आपको, इसको याद रखना, बस इसको याद रखना, ठीक है। इसको जिस पे मैं 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ, बस आपको वही चीज़ें दिमाग में रखनी है मेनली, ठीक है, बाकी सारी आप उससे डिराइव कर सकते हो। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बताओ एक बार।
क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा ये नो बच्चों, फटाफट बताओ, बताइए फटाफट, आराम से सोचिए, आराम से सोचिए, नोट कर लो इसको फटाफट, 2 मिनट लो, आराम से नोट करो इसको। अच्छा इसको भी नोट करना था क्या आपको? नहीं नहीं, इसको इसी को करो बस अभी के लिए, अभी के लिए बच्चों बस इसी को करो। हो जाए तो बता देना ना बच्चों, हो जाए तो बता दीजिएगा ज़रा मेरे को, ठीक है? ओके। एंड डिस्टेंस तो आपको पता ही है कि भैया डिस्टेंस क्या होगा, वो तो हमें बहुत ईजी गेम है, वो तो हमें पता ही है, ठीक है? ओके। करते रहिए, नोट करिए, आराम से नोट करो बच्चों इसको फटाफट। हो गया नोट? चलो एक क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने वाले हो क्या बच्चों? एक अच्छा, एक नॉर्मल सवाल करते हैं फॉर्मुला बेस्ड, और फिर एक अच्छा सवाल करेंगे, ठीक है? ओके ठीक है, फिर मैं आपको उसके अच्छे मेथड्स भी बताऊंगा, ठीक है? आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, एक सेकेंड रुकना ज़रा, ठीक है? एग्जाम्पल से करते हैं, आपको 2 मिनट दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है? आपको गिवन है बच्चे कि मैं अगर आपसे पूछूँ कि यार एक पॉइंट है मेरा, लेट्स से लेट्स कॉल दिस पॉइंट नंबर, चलो आर इनिशियल वेक्टर आपको गिवन है, इट्स 2i कैप प्लस 4j कैप, एंड आर फाइनल वेक्टर भी आपको गिवन है, इट इज़ 4i कैप प्लस 8j कैप। अब अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछूं बच्चे, तो क्या करोगे फटाफट बताओ, 1 मिनट लो, सॉल्व करो, फॉर्मुला बेस सवाल है, बिल्कुल फॉर्मुला बेस सवाल है, करिए ज़रा इसको फटाफट। करिए बच्चों। हो गया? क्या लिखोगे कि भैया हमें पता है आर फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना? ठीक है, तो क्या लिखोगे कि भैया ये हो जाएगा मेरा 4 माइनस 2i कैप प्लस 8 - 4j कैप। तो व्हाट विल राइट किया, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो किसके बराबर है? 2i कैप प्लस 4j कैप के बराबर है। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इज दिस इन क्लियर टू यू ऑल गाइज? बच्चों बात डन है क्या? बताइए, इतनी बात डन है तो बताइए ज़रा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड देना ज़रा मेरे को, क्लियर है ना बात? ठीक है, ओके। चलिए देखिए, जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ, कह रही यहाँ पे ना एक स्क्वायर है, मेरे पे ध्यान से सुनना, एक ना यहाँ पे स्क्वायर है जिसपे पार्टिकल मूव कर रहा है मेरा, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे स्टार्ट किया है और यहीं पे ओरिजिन है मेरा, ओ ए बी एंड सी। समझ आ गई बात बच्चों? क्या होता है, पार्टिकल मेरा ओ से ए से बी से सी और सी से ओ अगेन वापस ऐसे ऐसे मूव करता है पार्टिकल, ठीक है बच्चे? ओके, बात समझ आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर ओ टू ए टू बी, बी टू सी, वेट नहीं 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 नहीं, एक सेकंड को, O2A, O2B, O2C एंड O2O। तो चलिए शुरू हो जाएगा, और इसकी साइड लेंथ आपको ए गिवन है। शुरू हो जाइए बच्चों फटाफट, शुरू हो जाइए, 2 मिनट लो आराम से सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। करिए बच्चों, आराम से करो।
हो गया? मैं चेक कर लूँ, वॉइस आ रही है यार। कल ना वॉइस का बहुत घपला हो गया था, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, आधे घंटे रिकॉर्ड किया, देखा वॉइस ही नहीं आ रही थी और बहुत दुख हुआ। फिर हो गया बच्चों, शुरू करें हम लोग? चलिए शुरू करते हैं ना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लेट्स डील ओ टू ए और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना। मैं फटाफट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं और यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो बच्चे डिस्टेंस क्या होगा, ओ से ए, भैया ये तो ए ही हो जाएगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट बात करो तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो क्या लिखोगे कि भैया ये होगा मेरा ए आई कैप। बात समझ आ गया? और ये कब कर रहा हूँ मैं, जब मेरा 0,0,0 मतलब 0,0 यहाँ पे है, ठीक है, तब एज्यूम कर रहा हूँ मैं। बात समझ आ गया? ऑरिजिन मतलब मेरा ओ पे है। क्लियर बात? ठीक है। अगर मैं ओ से बी बात करूँ, सॉरी ओ से, हाँ ठीक है, ओ से बी बात करूँ, तो ओ से बी क्या आएगा बच्चे, ओ से बी आएगा मेरा कि भैया जो डिस्टेंस होगा मेरा ओ से बी चलने पे, वो तो मेरा 2a हो जाएगा, है ना, स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा मेरा, 2a हो जाएगा। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये कितना होगा बच्चे मेरा, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो ये कितना होगा भैया मेरा, ये होगा मेरा a/√2 आई कैप प्लस a/√2 जे कैप। चेक इट फटाफट, यही होगा, चेक करो एक बार। ये होगा ना मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये चेक करो, है ना। कैसे लिखते रहे, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। इनिशियल पोजीशन कहाँ पे पार्टिकल की, 0,0, आर फाइनल कहाँ पे, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चे तेरा, ये वाला पॉइंट क्या है तेरा, a, है ना। तो क्या लिखेगा देख, ए आई कैप, ओ सॉरी ये ए आई कैप प्लस ए जे कैप होगा, सॉरी ये एंगल वो था ना आपका, सॉरी, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, सॉरी माय फॉल्ट, हाँ ये आपका ए आई कैप प्लस ए जे कैप होगा, ठीक है बच्चे। और आपको पता है ये वाला एंगल कितना बनता है, 45 डिग्रीज बनेगा। तो कैन यू फाइंड दिस वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका आप अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहो कि यार डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ये तो वेक्टर निकाला ना हमने, ठीक है, तो वेक्टर दोनों बता रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है। तो अगर आपको इसका बच्चे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखो कैन यू सी अ पाइथागोरस, राइट, यहाँ पे पाइथागोरस लगा लोगे, डायगोनल है ये स्क्वायर का, तो ये √2a हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो ये कितना होगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा √2a। क्लियर बच्चों इतनी बात एवरीवन? ठीक है, ये हो गया आपका ओ टू बी। अगर मैं आपसे ओ टू सी पूछूं कि ओ टू सी कितना हो गया मेरा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3a, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका बच्चे, ए जे कैप। अच्छा, अगर हम आपसे ओ टू ओ पूछूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4a होगा, 1 2 3 4, हाँ 4a होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 0 वेक्टर, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा 0। बात समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? डन है ना? ठीक है, 0 क्यों हो गया, आप आई गेस आप समझ गए कि भैया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, समझ गए ना, दो वेक्टर्स को माइनस किया है तो नल वेक्टर आ जाएगा आपका। ओके, इज दिस इन क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। जैसे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है बच्चा, ध्यान से सुनते रहे ना। जैसे लेट्स से वी हैव इक्विलैटरल ट्राइंगल, और देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसा दिखता है आपका, आई गेस आप सब ने देखा होगा कहीं ना कहीं अपने घर में घर में मतलब देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं, है ना, इतना समझदार तो होगा आप लोग, ठीक है। एक सेकंड रुकना ज़रा, ठीक है, ओके। एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आपको समझ गया कि इसकी लेंथ एल दे रखी है आपको, ठीक है बच्चा। और ये एंगल आपको पता है कि ये एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, है ना, तीनों होते हैं। लेट्स अज्यूम कि मेरा ऑरिजिन यहाँ पे था, 0,0 यहाँ पे था, ठीक है बच्चे, ये x, y, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, ये आपका 0,0 हो जाएगा। सबसे पहले एक काम करो, इन सारे पॉइंट्स को लोकेट कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका l,0 हो जाएगा। और ये कितना होगा बच्चे, बताओ ज़रा, ये कितना होगा। एक चीज़ याद रखना बच्चे हमेशा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो हाइट आती है ना, हमेशा अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करूँ, ये जो हाइट आती है बच्चे, ये कितनी आती है, √3l/2 आती है। वेल जो आपकी वर्टिकल हाइट है ना बच्चे, ये कितनी आती है आपकी, √3l/2 आती है। ये बात को ध्यान रखोगे सभी बच्चे, प्यारे बच्चों ना तुम लोग, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये वाली हाइट कितनी आती है आपके बच्चे, इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में √3l/2 आती है। क्लियर है बात? बात क्लियर है बिल्कुल? ठीक है बच्चा, ओके। चलो शुरू हो जाओ ज़रा, इसका कैसे करोगे बताओ। अब बताओ ज़रा, जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार ए है, ये बी है, ठीक है। अगेन वही सवाल है बच्चे, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर ओ ए टू ओ बी, ओ ए ओ बी टू ओ ओ, चलो ये ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको।
यही बताना है बच्चों, सेम सवाल है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। ओ सी हटा देना बस, यहाँ पे सी नहीं है कोई भी, ठीक है। ओ ए, ओ बी और ओ टू ओ, यही है बस, 3 सवाल है आपके। शुरू हो जाइए, 1 मिनट लो बस इसमें ना, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, 1 मिनट लो बस, लास्ट सेट, ज़्यादा मत लेना, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, आराम से 1 मिनट लीजिए। करो उसको बच्चों आराम से। निकालो बस, 1-2 मिनट ले लो ना, ज़्यादा टाइम नहीं है, ये सारी इजी से सवाल है यार, अभी तो हम ईरोडोफ पे गए नहीं, मैं तो पता नहीं क्या क्या प्लान करके आया था, बट अभी ईरोडोफ पे हम गए नहीं है। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें, है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बता दो बच्चों, ओ ए, ओ बी, ओ। हो जाए तो बता देना बच्चों, हो जाए तो बता देना। हो गया, शैल वी मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़े क्या हम, बढ़े आगे, हो गया, चलो ओके। देखिए सबसे पहले पॉइंट्स मार्क कर लो, है ना। बी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे बच्चों, फटाफट बताओ, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि आपने एल के कॉम्पोनेंट्स ले लिया ना, ये लेंथ एल है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो एल के आपने कॉम्पोनेंट्स ले लिए, तो कितना आएगा देखो, हाइट तो आपको पता ही है इसकी, लेंथ आप बताओ कितनी आएगी, एल cos 60 डिग्री मतलब L/2 कॉमा √3 L/2, ये आएगा, ठीक है। ओके, तो अगर आपको अब डिस्टेंस बताना, तो डिस्टेंस आप समझ गए कि भैया सबसे पहले डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस कितना आएगा बच्चे देख, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना आएगा, ओ से ए, भैया ये तो एल ही आएगा, ओ से बी कितना आएगा 12 आएगा, और ओ से सी कितना आएगा 3L आएगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बच्चे, ओ टू ए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या लिखोगे, ये तो आपका भैया LI कैप हो जाएगा। O2 भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया मेरा, O2 भी क्या लिखोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चे, आप देख लेना, क्योंकि L/2 - 0 आई कैप किया आपने, तो L/2 आई कैप प्लस √3 L/2, ठीक है। आप समझ गए बात बच्चे, समझ आई बात। अच्छा, और आप O2O बात कर रहे हो, सॉरी O2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट 0, है ना। इतनी बात तो समझ आ गई कि भैया डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा इस केस में। क्लियर है बच्चा बात, येस और नो, इतनी बात डन है क्या सबको। चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए ओके, लेट्स टॉक अबाउट अ एन साइडेड पॉलीगन। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क करोगे, ठीक है। ये ओरिजिनल्स में डालोगे इसको, देखते एक बार सवाल बनेगा नहीं, मैं तो पहली बार बना रहा हूँ इस सवाल को। लेट्स सी, जैसे फॉर एग्जांपल एन साइडेड पॉलीगन, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या सीन होता है इसका। पॉलीगन आपको पता है ना, अगर N4 कर दो तो क्या बनता है, N5 कर दो तो क्या बनता है, पेंटागन, N6 करो हेक्सागन, है ना, N8 करो तो ऑक्टागन, समझ गए। तो ऐसी एन साइडेड है, मतलब हमें नहीं पता एन कितना है, ठीक है। एन ऑब्वियसली क्लोज फिगर है, बट एन हमें नहीं पता एन कितना है, ठीक है, ओके। और ये सेंटर पे है ऐसे, एंड अगर इसकी साइड लेंथ आपको एल गिवन है, ठीक है, और लेट्स अज्यूम कि आपका जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चे, आपका ये है, यहाँ पे स्टार्ट कर लो, कोई नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर लो, ये वाई एक्सेस मान लो, इसको एक्स एक्सेस मान लो, ठीक है बच्चे, ओके, ठीक है, ओके। वैसे सवाल बहुत बेसिक सा है, मैं बस ऐसे ही आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते पूरा आप समझ गए ना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ
कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सवाल बना नहीं जो मैं बनाना चाह रहा था, क्योंकि ऐसे ना बनेगा नहीं है, क्योंकि ना मेरे को फिर सबके कोऑर्डिनेट्स वगैरह चाहिए होंगे। चलो देखते हैं, ट्राई करेंगे इसको, है ना, ट्राई करेंगे, सोचते हैं, थोड़ा सोचेंगे, है ना, ऐसे गिव अप नहीं करेंगे, रुको सोचता हूँ मैं थोड़ा सा इसमें ना, कैसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं इसको। देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं ये भी देख लो आप आज, है ना। देखो जैसे सेंटर है इसका, ठीक है, ओके। चलो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, रुको, इसके एनसाइडेड पॉलीगन के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रुको देखो, जैसे बच्चे ये एनसाइडेड पॉलीगन का सेंटर है ना, ठीक है। एंड लेट्स अज्यूम कि जो ये एंगल बना रहा है यहाँ पे, देखो ये जो एंगल बना रहा है, ये लेट्स अज्यूम कि ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल आपका कुछ थीटा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया, तो एंगल डिवाइड हो गया आपका दोनों इक्वल पार्ट में, θ/2 एंड θ/2, और ये L जो है ये भी आपका L/2 और L/2 में डिवाइड हो गया, ठीक है बच्चे, ये L/2 और ये भी L/2। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बताओ एक बार, इतनी बार डन है सबको, है ना, ठीक है, ओके। तो मेरे को बात बताओ, अगर आपको ये पता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बच्चे, यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि यार मेरे को ना ये एक काम करो, रुक मैं तेरे को और अच्छे से बताता हूँ, रुक ज़रा बच्चे, तेरे को पता होना चाहिए कि यार भैया अगर आप बात करो, देखो अगर आप एक एन साइडेड पॉलीगन, ऑब्वियसली क्लोज है, मतलब नहीं क्लोज हो जाएगा, बट हमें पता नहीं कि कितनी साइड्स आएगी, ठीक है। तो बीच में जो एंगल आएगा ये पूरा घूमने के बाद, ये तो 2π आना चाहिए, किसी भी क्लोज फिगर का बीच में एंगल कितना बनेगा, 2π बनेगा। जैसे मैं सर्कल की बात करूँ बच्चा, सर्कल की बात करूँ, तो सर्कल में ये अगर मैं ये बोलूँ कि ये एंगल थीटा है, और अगर मैं पूरे 2π को कम मतलब वो करूँ कि पूरे 2π को इंक्लूड करूँ, तो मेरी लाइन कैसे मूव करेगी, देख मेरी लाइन ऐसे मूव करेगी ना, ऐसे ऐसे, देख पूरे को 1 रेवोल्यूशन में ऐसे मूव करेगी, 1 रेवोल्यूशन में। तो सेम मैं 1 रेवोल्यूशन में इसकी भी बात कर रहा हूँ कि देखिए ऐसे मूव करेगा, देख यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ऐसे ऐसे ऐसे, हमें नहीं पता कितनी साइड्स है, ऐसे 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 फिर ऐसे आएगा, समझ गए। तो ये एंगल 2π ही बनेगा, पूरा टोटल एंगल 2π ही बनेगा, समझ आ रही बात, ठीक है। अगर ये टोटल एंगल 2π बनेगा बच्चे, तो अगर आपको बस एक साइड का एंगल चाहिए, एक साइड का एंगल, तो क्या आप 2π को n से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि n साइड है इसमें, टोटल एंगल 2π है, 2π को अगर मैंने n साइड से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, वो एक साइड पे एंगल मिल जाएगा, एक साइड में एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, तो ये कितना होगा बच्चे, 2π/n हो जाएगा, कितना एंगल हो गए, 2π/n हो जाएगा, ठीक है, ओके। और आपने क्या किया, बीच से ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया, तो ये दोनों एंगल्स कितने बन गए, π/n बन गए, π/n एंड π/n। क्लियर है बात बच्चे, येस और नो, इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइज बच्चों, है ना, ठीक है। और ये लेंथ भी आपकी L/2 बन गई, ये लेंथ भी आपकी L/2 बन गई, ठीक है बच्चे। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट इतनी बात डन है तो बताइए, क्लियर, समझ आ गई बात, डाइजेस्ट हो गया। अच्छा ज़रा यहाँ पे डू वन थिंग, अप्लाई साइन π/n लगाना बच्चे, कितना आएगा यहाँ पे साइन π/n, राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हो ना, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, कितना आएगा बच्चे साइन π/n, p/h L/2, और ये अगर मैं इसको लेट्स अज्यूम मैं इसको L बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी वो L हो गया ना, लेट्स अज्यूम कि मैं इसको कुछ भी बोल देता हूँ यार, क्या बोलूँ, x बोल दो, x बोल देता हूँ ना, ठीक है। तो L/2 x लिखूँगा मैं, तो x कितना आ रहा है बच्चे मेरा, x आ रहा है भैया मेरा L/2 cosec π/n, कितना आ रहा है भैया मेरा L/2 cosec π/n। इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइज बच्चों, फटाफट बताइए एक बार ज़रा, इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइज, डन है बात, ठीक है, ओके। अब सर एक चीज़ नोटिस कर बच्चे, एक और चीज़ नोटिस कर कि भैया अगर ये वाला एंगल π/n हुआ, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस π/n, ये हो जाएगा, नोट करो ज़रा, कितना होगा बच्चे, π/2 माइनस π/n होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल आपका π/n हो जाएगा, क्लियर है बात, ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, π/n हो जाने वाला है, बार्डन है कितनी, ठीक है। तो अगर आप ये वाला एंगल निकालने का ट्राई करो, ठीक है, अगर आप ये वाला एंगल निकालने का ट्राई करो, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा हमें ये देखना है ना, ठीक है। ये टोटल एंगल आपका कितना है, π/2 माइनस π/n प्लस π/n, तो ये आपका π/2 है, और फिर ये वाला एंगल आपका, ठीक है, ओके। चलो मैं आपको एक काम देता हूँ, ठीक है,
नहीं, एक काम करो, रुको रुको, इसको अभी मत देखो, इसको अभी मत देखो, रुक जाओ, रिलेटिव में मैं अलग से पढ़ाता हूँ इसको, ठीक है। तो आपको बस इसकी ज्योमेट्री याद रखनी है कि भैया इसकी ज्योमेट्री इतनी आती है और एक्स की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। और अगर आपको एच की वैल्यू निकालना है कि भैया ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे कॉस थीटा लगा देना बच्चे, है ना। यहाँ पे क्या लगा देना, कॉस थीटा लगा देना, कॉस पाई बाय लगा देना, तो आपका आंसर मिल जाने वाला है। समझ गए बच्चों, है ना। अगर मैं आपसे पूछूँ कि यार अगर इसने पूरा पूरा डिस्टेंस चला है, राइट, मतलब ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा। इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा बच्चे, भैया ये होगा मेरा एन एल, है ना। एक साइड से एल चलेगा और ऐसी एन साइड से तो एन एल डिस्टेंस हो गया। समझ आ गई बात बच्चे, एवरीवन, सबको यस और नो बच्चों, बताओ ज़रा फटाफट। इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइज, इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइज, बताओ ज़रा। इतनी बार डन है क्या सभी बच्चों को। देखना ज़रा, अगर मैं ये बना रहा हूँ आपको, इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइज बच्चों, समझ आ गई ना बात सबको। ओके, आई गेस इतनी बार डन होगी सबका ना, ठीक है, ओके चलिए इतना, ठीक है बच्चों, ओके, आई गेस इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एवं देख लो यार, रिकॉर्ड हो रहा है ना अपनी वीडियो, ठीक है बच्चे, ओके। चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं ना, 1 घंटे ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसका जो होमवर्क है आज का कोई होमवर्क नहीं है आपका, ठीक है। आज का थोड़ा HCV का आपको रीडिंग का होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। रीडिंग का भी आपको होमवर्क होगा, मैं थोड़ा सा आपको रीडिंग का गृह कार्य दे देता हूँ। देखो आपको क्या करना है बच्चे, एक बार HC वर्मा खोल लो अपनी 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 बच्चों, एक बार HC वर्मा खोल लो। HC वर्मा में यू हैव टू रीड, रुको एक सेकेंड, कौन सा पोर्शन, एक सेकंड रुकना ज़रा, लेट मी जस्ट टेक आउट माई HC वर्मा, कहाँ पे रख दी मेरे को, हाँ ओके मिल गई। देखो बच्चों, HCV से अभी आपको रीड करना है रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स चैप्टर है बच्चे, रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स चैप्टर है। HCV से अभी आपको रीड करना है बच्चे रेस्ट एंड मोशन, मैं टॉपिक बता रहा हूँ बस, ठीक है, कौन कौन से रीड करना है। रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। देन यू हैव टू डील विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी दे रखा है जो मैंने पढ़ा है ना। बस अभी का आपको इतना ही करना है, ठीक है। बस ये 2 टॉपिक, आप पहला लेक्चर का होमवर्क बस इतना ही, अगले लेक्चर में थोड़ा बहुत आपको अच्छा होमवर्क दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।